नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admission open classes nursery to 9th and 11th, free admission to nursery to class 5th. Limited time offer. Ginni Apparel. Complete family shop for apparel shopping. Civil Lines आजमगढ़। ईद के अवसर पर नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। काशी गोमती ज्वेलर्स, भंवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भादुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। Akash Synchro program with Sai International School. Admission open medical, engineering and foundation. Sarvodaya Public School, Harbanchpur, Ajamgarh. Affiliated to CBSE New Delhi. Admission open classes nursery to 9th and 11th. और Lifestyle Furniture बेलनाडी, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 को निष्पक्ष, निर्विघ्न व सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत शनिवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के साथ परीक्षा केंद्र राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ एवं डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा परीक्षा केंद्र में बनाए गए सीसीटीवी कंट्रोल रूम का अवलोकन किया गया। परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक करने वाले टीम से भी जानकारी ली गई। डीएवी पीजी कॉलेज में निरीक्षण के दौरान 11 बायोमेट्रिक मशीन में से 3 बायोमेट्रिक मशीन खराब पाई गई। इसके साथ ही सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया गया। सभी कक्षाओं में लगाए गए सीसीटीवी कैमरा सक्रिय पाए गए। इसके पश्चात जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा परीक्षा कक्ष का भी निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्षों में लगाया गया सीसीटीवी कैमरा सक्रिय होना चाहिए एवं ड्यूटी में तैनात कर्मचारी इसकी निगरानी भी करते रहें। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ड्यूटी में लगाए गए सभी अधिकारी कर्मचारी पूरे मनोयोग से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सेक्रेटरीट स्टैटिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया कि अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर भ्रमणशील रहकर निगरानी करते रहें। जिलाधिकारी ने कक्ष निरीक्षकों को सख्त निर्देश दिया कि परीक्षा की गंभीरता के दृष्टिगत परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने में किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह, सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं केंद्र व्यवस्थापक उपस्थित रहे। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा की शनिवार को पहले दिन की परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। जिले में 12 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। शनिवार और रविवार को 2-2 पालियों में परीक्षा होगी। परीक्षा में कुल 5040 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। 2-2 घंटे के पेपर में 160 प्रश्न के सही विकल्प को चुनना था। पहली पाली की परीक्षा के बाद बाहर निकले कई अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र अपेक्षा से थोड़ा उलझाऊ रहा। बहुविकल्पी प्रश्नों के सही उत्तर OMR सीट पर भरने थे, लेकिन गणित के कई सवालों में अधिक गणना करनी पड़ रही थी, जिससे समय ज़्यादा लग रहा था। कई अभ्यर्थी समय प्रबंधन में फंसते नजर आए और निर्धारित समय में सभी प्रश्न हल करना चुनौती बन गया। इसके अलावा रीजनिंग के प्रश्न भी उलझाने वाले रहे। वहीं सामान्य ज्ञान के सवालों ने भी अभ्यर्थियों को खूब दिमाग लगवाया। परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले अभ्यर्थियों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली। अच्छी तैयारी करके आए अभ्यर्थियों ने संतुष्टि जताई, जबकि कुछ अभ्यर्थी यह कहते नजर आए कि अगर तैयारी और बेहतर होती तो प्रदर्शन भी बेहतर हो सकता था। बता दें कि आजमगढ़ में आसपास के जनपदों से अभ्यर्थियों को सेंटर दिया गया था, इसलिए देर रात से ही
अभ्यर्थियों का अपने केंद्रों के आसपास पहुंचना शुरू हो गया था। सुबह से ही तमाम जगहों पर अभ्यर्थी डेरा लगाए थे। कड़ी सुरक्षा के बाद ही परीक्षा केंद्र में अंदर प्रवेश मिल पा रहा था। परीक्षा के दौरान भी तमाम औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ रही थी। OMR सीट की एक कॉपी परीक्षार्थियों को अपने पास रखनी थी, वहीं मूल प्रति समेत 2 प्रति जमा करानी थी। इस तरह की तमाम फॉर्मेलिटी से गार्डिंग करने वाले से लेकर अभ्यर्थी भी परेशान रहे। क्या कुछ कहना मीडिया से बातचीत में अभ्यर्थियों का, आप सुनिए। नाम है कुमारी रीना। कुमारी रीना जी, कहाँ से आई हैं? बलिया से। कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा रहा। क्या क्या पूछा गया था, मतलब किस किस विषय से ज्यादा था? रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस। कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा। जिस हिसाब से तैयारी की थी उस हिसाब से पेपर आया। मऊ से आई हैं, क्या नाम है? दीपमाला पांडे। पांडे जी, कैसा था परीक्षा, क्या रही तैयारी के अनुसार? ठीक ही रहा, मॉडरेट टाइप का, मतलब बहुत इजी भी नहीं कहा जा सकता है। समय कितना मतलब कम पड़ गया क्या? हाँ सर, किसमें ज्यादा कठिन था, उलझाऊ था? सर लगभग कुछ सब्जेक्ट थे, जैसे मैथ हुआ, रीजनिंग, जीके हुआ, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा समय कठिन क्वेश्चन जो जितना अपेक्षा किए थे उससे कम, हाँ हाँ उससे ज्यादा कठिन था। यस सर। है कालिंदी राजभर राजभर जी, कैसा रहा परीक्षा? आप कैसी तैयारी के अनुसार आया था पेपर? जी, तैयारी के अनुसार तो ठीक। अच्छा हुआ पेपर। कितने क्वेश्चन आए थे? 160 क्वेश्चन आए थे। और कितना अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट हुआ है 155-56। मतलब अब क्या लग रहा है, हो जाएगा? पेपर तो ठीक ही था, ज़्यादा इजी भी नहीं था और ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं था। अच्छा, समय जिस हिसाब से कर रही थी उतना हो जा रहा था कि किसी में उलझी? हाँ, थोड़ा यही मैथ में थोड़ा वो है मेरा। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के बड़ा गांव केशवपुर में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात, नकदी व अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। घटना की जानकारी सुबह होने पर परिवार को हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पीड़ित विक्रम सिंह पुत्र स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह निवासी बड़ा गांव केशवपुर ने बताया कि 13 से 14 मार्च की रात अज्ञात चोर मकान से सटे शौचालय के रास्ते घर पर चढ़कर घर में घुस गए। इसके बाद चोरों ने ग्राउंड फ्लोर के 3 कमरों तथा ऊपर के एक कमरे में रखी लॉकर युक्त अलमारी का ताला तोड़ दिया। अलमारी में रखे करीब 15 से 20 लाख के सोने चांदी के जेवरात, करीब 50,000 रुपये नकद और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। परिवार को चोरी की भनक सुबह 6:30 पर हुई। इसके बाद तत्काल डायल 112 पुलिस को सूचना दी गई और स्थानीय थाने में तहरीर दी गई। बताया जाता है कि पीड़ित विक्रम सिंह बुढ़नपुर तहसील में लेखपाल के पद पर तैनात है और परिवार के साथ बड़ा गांव स्थित अपने घर में रहते हैं। उन्होंने बताया कि 25 फरवरी को घर में शादी हुई थी, जिसके कारण घर में जेवरात और अन्य सामान रखा हुआ था। चोरी की घटना से परिवार को काफी आर्थिक नुकसान हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। क्या कुछ कहना है विपिन सिंह पीड़ित और प्रमोद कुमार यादव ग्राम प्रधान का, सुनिए। क्या नाम है भैया आपका? विपिन सिंह। कहाँ घर है आपका? बड़ा गांव। क्या हुआ आज आपके घर पे? चोरी हुई है रात में। क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान लगभग 50,000 नकदी है और जेवरात करीब 15 से 20 लाख रुपए का। किधर से चोर गए, कुछ पता चला? घर के पीछे शौचालय से ऊपर छत पर चढ़े और नीचे दरवाज़ा खोलकर निकले। कितने रूमों में घुसे हैं चोर? लगभग 4 रूम में, 3 नीचे और 1 ऊपर। परिवार में कोई नहीं था? नीचे कोई नहीं था, ऊपर 2 कमरे में हम और मतलब हमारे भाई साहब 2 कमरे में थे। वो लॉक था अंदर, तो उसमें कुछ नहीं हुआ। बाकी सामान में क्या क्या ले गए हैं? ज्वेलरी गई है और कैश। सुबह कब पता चला? सुबह जब सोकर उठे हैं तो दरवाज़ा खुला हुआ था, तब जानकारी। थाने पे तहरीर दिए? जी, थाना पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। क्या बोले? अब FIR दर्ज किया गया है, आगे कार्रवाई कर रहे हैं। भैया सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं प्रधान बड़ा गांव प्रमोद कुमार यादव। आज यहाँ पे आए हैं, चोरी हुई है। हाँ, किसके यहाँ चोरी हुई उसके बारे में? विक्रम सिंह के यहाँ चोरी हुई है और पहले तो पता ही नहीं चल पाया। जब पता चला तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ
लगभग क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान में तो ये समझ लीजिए कि नकदी 50,000 ज़्यादा नकदी थी और 20 से 25 लाख तक की जेवर थी। चोर कहाँ से गए कुछ पता है? कुछ इसका पता नहीं चल पाया कि चोर कहाँ थे, कहाँ से गए, कहाँ आए। मतलब किस रास्ते से गए? वो पीछे के रास्ते से आए हैं। प्रधान जी ये बताइए कि मतलब ये गांव के बाहर इनका घर है, क्या ये पहली बार चोरी हुई थी? इसके पहले भी गांव में कई बार चोरी हुई? इसके पहले भी एक बार हुई थी। नहीं, इनके घर नहीं हुई थी, दूसरे घर हुई थी। वो अभी गांव से बाहर है, उनका भी घर गांव से बाहर है, उनके घर में भी चोरी हुई थी। कितना दिन हो गया? लगभग 1.5 से 2 साल हुआ है। इनके यहाँ शादी उदी भी थी अभी? हाँ, इनके यहाँ अभी 25 तारीख को शादी थी और उसमें काफ़ी लोग आए थे। अब कौन क्या देखा क्या नहीं देखा है। अच्छा, जो पूर्व में चोरी हुई थी उसका खुलासा पुलिस कर पाई थी? नहीं कर पाई, उसका भी नहीं कर पाई। खबर आजमगढ़ से। न्यायपालिका और पुलिस विभाग के समन्वय से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मिशन शक्ति 5 के अंतर्गत 21 दंपतियों का आपसी सहमति से पुनर्मिलन कराया गया। पारिवारिक विवादों में वर्षों से अलग रह रहे इन जोड़ों ने न्यायालय में समझौते के बाद फिर से साथ जीवन शुरू करने का निर्णय लिया। शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह के समन्वय से यह पहल सफल हुई। पुनर्मिलन के बाद सभी 21 दंपतियों को फूल माला पहनाकर और उपहार देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विदा किया गया। इस पहल से कई परिवारों में फिर से खुशियां लौट आई। इस प्रक्रिया में प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय एहसानुल्लाह खान, अपर प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश संदीपा यादव, अपर प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश प्रेम शंकर, अपर जनपद न्यायाधीश एवं लोक अदालत के नोडल अधिकारी संतोष यादव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव निकिता राजन, चौकी प्रभारी एलवल प्रियंका तिवारी, थाना कोतवाली तथा परामर्शदाता कुलदीप कुमार सिंह, श्रवण कुमार गुप्ता और विनय कुमार तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। न्यायालय और पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों की काउंसलिंग कर विश्वास और सौहार्दपूर्वक वातावरण में समझौता कराने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप 21 बिखरते परिवार फिर से एक हो गए। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विवादों का त्वरित और शांतिपूर्ण समाधान न केवल न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने में सहायक है, बल्कि इससे संबंधित पक्षों को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक राहत भी मिलती है। कार्यक्रम के दौरान प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने कहा कि कई वर्षों से अलग रह रहे 21 दंपतियों का पुनर्मिलन देखना अत्यंत सुखद है। उन्होंने कहा कि हर परिवार में विवाद होते हैं, लेकिन उन्हें आपसी समझ और बुद्धिमानी से घर में ही सुलझा लेना चाहिए। न्यायाधीश ने सभी दंपतियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए विदा किया। मंत्रोच्चारण के बीच जब दंपतियों ने एक दूसरे को माला पहनाई तो उन्होंने न्यायालय और पुलिस प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। मिशन शक्ति 5 के तहत की गई यह पहल समाज में पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम मानी जा रही है। क्या कुछ कहना है एहसानुल्लाह खान, प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश का, आप सुनिए। पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है। अभी जल्दी मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था जब आप लड़ाई करते हैं तो आपके जो आने वाले लोग हैं, जो आपकी नीचे वाली पीढ़ी है, वो आप लोगों की लड़ाई देख करके शादी विवाह नहीं करना चाहती है। जो बच्चे हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो आप लोगों के झगड़े को देख करके वो हतोत्साहित होते हैं कि नहीं हम शादी करेंगे तो शायद देखिए फलां के घर में ऐसे रोज़ होता है, फलां के घर में ऐसे रोज़ होता है, वहाँ मुकदमा हो रहा है, वहाँ लड़ाई हो रही है। तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी इस बात की है कि हम तो अपना घर हमको चलाना ही चलाना है। हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो आने वाली वंशज है वो हमसे दुष्प्रभावित ना हो जाए। बात सिर्फ इस बात की नहीं है कि देखिए आपका लड़ाई हो गया, आपका सुलह हो गया, आपका जो छोटा भाई होगा, जो महिलाएं हैं मान लीजिए उनकी छोटी बहनें हैं, आप लोगों के अपने भाई भतीजे हैं, आप लोगों की लड़ाई देख करके वो लोग हतोत्साहित होते होंगे कि नहीं क्या हमको ज़िंदगी में रहना है कि नहीं रहना है, हम शादी करके करेंगे क्या। आपकी बेटी हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है, अरे मेरे पापा तो ज़िंदगी भर लड़ते ही रहे तो हम शादी करके क्या करेंगे। इसलिए ये जिम्मेदारी डबल है। आपको अपने परिवार को तो संभालना ही संभालना है, आने वाला जो आपका पीढ़ी है उसको भी संभालना है, वरना स्थिति सोचिए कितना दुरूह होगा। विवाह सोचिए, विवाह एक जिम्मेदारी होती है ना, विवाह एक जिम्मेदारी होती है। विवाह कोई मौज मस्ती नहीं है, विवाह सिर्फ एक बंधन नहीं होता है, एक जिम्मेदारी होती है। और जब जिम्मेदारी, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है उसको थोड़ा दबना भी पड़ता है। उसको हमेशा, अभी मान लीजिए आपका अपने लड़के से विवाद हो जाए, क्या करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा आप दब जाएंगे। एक कहावत है कि अगर दांत से जीभ कट जाए तो क्या करेंगे, दांत तोड़ देंगे, क्या करेंगे, दांत तो नहीं तोड़ेंगे ना। ऐसा ही परिवार चलता है। अगर मान लीजिए किसी की गलती हो गई,
किसी से कोई भी गलती हो गई क्षमा कीजिए, आगे बढ़िए। लड़ करके क्या मिलेगा आपको? आप लोग आगे से बिल्कुल अच्छे से सुखद जीवन जिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। खबर आजमगढ़ से, जहां नर्सिंग शिक्षा में आधुनिक तकनीकों के समावेश और व्यवहारिक कौशल को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, जो कि QCI रेटेड A ग्रेड मेंटर इंस्टीट्यूट है, के तत्वावधान में तथा इरा नर्सिंग इंस्टीट्यूट के सहयोग से रेवोल्यूशनाइजिंग नर्सिंग एजुकेशनल विथ एडवांस सिमुलेशन ट्रेनिंग एंड मेड इन इंडिया इनिशिएटिव विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण प्रणाली के माध्यम से नर्सिंग विद्यार्थियों और शिक्षकों को आधुनिक एवं उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करना था। कार्यशाला की आयोजन अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर रीना पांडे, प्राचार्य PhD नर्सिंग रही। कार्यक्रम के सफल संचालन एवं समन्वय में प्रोफेसर सनी माली की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यशाला के दौरान इरा नर्सिंग इंस्टीट्यूट से आए विशेषज्ञ वक्ताओं में सनी माली, प्रेम सिन्हा एवं कंचन राठौर ने प्रतिभागियों को आधुनिक नर्सिंग शिक्षा में उपयोग की जा रही उन्नत सिमुलेशन तकनीकों, प्रशिक्षण उपकरणों तथा व्यवहारिक पद्धतियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण विद्यार्थियों को वास्तविक क्लिनिकल परिस्थितियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने में अत्यंत प्रभावी साबित हो रहा है। कार्यशाला के दूसरे दिन डॉक्टर N नीतू देवी, नर्सिंग कंसल्टेंट, स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ तथा कल्पना पुस्तेला, सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर, जो PA विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। इसके अतिरिक्त लाइफ लाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आए डॉक्टर शंभू की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष गरिमा प्राप्त की। दूसरे दिन प्रतिभागियों को एडवांस एंडोस्कोपी तकनीक, एडवांस ऑटोस्कोपी सिमुलेटर, एडवांस चेस्ट ऑस्कल्टेशन सिमुलेटर, एडवांस ICU-CD सर्न, एडवांस PPH मैनेजमेंट, एडवांस बोन मैरो एस्पिरेशन तथा एडवांस लंबर पंचर जैसी महत्वपूर्ण चिकित्सकीय प्रक्रियाओं का सिमुलेशन आधारित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभागियों को आधुनिक चिकित्सा प्रक्रियाओं से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान और कौशल प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित पोस्टर प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपने शोध और नवाचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस राष्ट्रीय कार्यशाला में विभिन्न शिक्षण संस्थानों से आए नर्सिंग विद्यार्थियों और महत्वपूर्ण शिक्षकों ने उत्साह पूर्वक भाग लेते हुए आधुनिक सिमुलेशन तकनीकों के माध्यम से अपने व्यावहारिक कौशल को अधिक विकसित किया। उल्लेखनीय है कि इस कार्यशाला को उत्तर प्रदेश नर्सिंग एंड मिडवाइफ्स काउंसिलिंग द्वारा 3 क्रेडिट पॉइंट प्रदान किए गए। साथ ही कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम के समापन अवसर पर आयोजकों ने सभी अतिथियों, वक्ताओं, प्रतिभागियों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, सशक्त और आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्या कुछ कहना है डॉक्टर विशाल जायसवाल, डायरेक्टर वेदांता ग्रुप का? आप सुनिए। है तो क्या है इसका पर्पस और आज का क्या कार्यक्रम है? देखिए, ये जो हमारा ये जो सेमिनार है, वर्कशॉप है, ये समझ जाइए कि ये हम लोग के जनपद में ये पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहा है और ये नेशनल लेवल का जो है सेमिनार है और ये इससे बच्चों का स्किल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल लेवल की वर्किंग कैपेबिलिटी, डिफरेंट तरीके के लोगों के द्वारा जो है इनको जो है ऑर्गेनाइज करके जो है प्रैक्टिकल के द्वारा इनको बताया जाता है। और इसके लिए जो है हमारे अलग अलग जनपदों से, अलग अलग विद्यालयों से जो है 427 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और हम लोग, हमारे इंस्टीट्यूट के जो BSc के बच्चे हैं, ये सारा मिला के 550 के अराउंड जो है बच्चे इस ट्रेनिंग को कर रहे हैं। इसके लिए जो है वेदांता नर्सिंग कॉलेज और एरा इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, ये दोनों लोगों के कोलैबोरेशन से जो है ये वर्कशॉप किया जा रहा है। क्या कुछ बच्चों को सीखने को मिलेगा इससे? हाँ, इससे क्या होता है, देखिए अभी क्या होता है कि कहा जाता है कि हम सिर्फ
बुकिश नॉलेज को वो करते हैं। प्रैक्टिकल हॉस्पिटल में कराया जाता है, लेकिन अगर हमको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपने बच्चों को स्कोप देना है, अपने बच्चों को बढ़ाना है, तो उसके लिए इस तरीके की ट्रेनिंग बहुत आवश्यक होती है। और इस तरीके का अभी हम लोग ये नेशनल लेवल कर रहे हैं। अभी जो एरा मेडिकल कॉलेज से आए थे, इन लोगों ने हमारे बच्चों के सपोर्ट को और बच्चों के नॉलेज को इतना सराहनीय काम किया है बच्चों ने हमारे, कि उन्होंने ये कहा है कि सर हम लोग इसको अब इंटरनेशनल लेवल का जो है हम सेमिनार कर सकते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और कुछ ही समय में, आने वाले समूह में हम लोग इंटरनेशनल लेवल का भी अपने जनपद में सेमिनार कराएंगे। क्या इसमें कुछ बच्चे पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा? हाँ, हमारे यहाँ जो है अभी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से आज हमारे 2 गेस्ट आए थे। कल हमारे सीएमओ साहब ने उद्घाटन किया था, यहाँ के गायकोलॉजिस्ट डॉक्टर विपिन यादव ने। और हमारे बच्चे इनके करने के बाद जो बच्चे जो है कुछ एक क्विज टाइप का कराया जाएगा, और जो बच्चे उसमें अच्छा करेंगे उनको जो है पुरस्कृत भी किया जाएगा और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। खबर आजमगढ़ से, जहां भारत सरकार द्वारा ग्रामीण गैस उपभोक्ता के लिए गैस बुकिंग की अवधि 45 दिन किए जाने से ग्रामीण इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 12,60,992 गैस कनेक्शन धारी हैं, जिसमें बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्र के गैस उपभोक्ताओं की है। ग्रामीण क्षेत्र की गैस एजेंसी में सुबह से ही कैसे उपभोक्ताओं की लंबी कतार लग रही है और गैस पाने के लिए लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी तो लंबी कतारों में आपस में झगड़े की नौबत भी आ जा रही है। लेकिन अब सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बुकिंग की अवधि 45 दिन किए जाने से लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीण इलाकों के गैस उपभोक्ताओं का कहना है कि अधिकतर घरों में संयुक्त परिवार की प्रथा है, जिससे हमारी गैस की खपत शहरी उपभोक्ताओं से ज़्यादा है। बावजूद इसके सरकार ने 45 दिन गैस बुकिंग की अवधि करके हमारे जले पर नमक छिड़का है। उनका कहना है कि अब बिना गैस के भोजन पकाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इंडक्शन का उपयोग करने से बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा और लकड़ी का संकट भी अब गांव में भी है। गैस उपभोक्ताओं ने सरकार से मांग किया है कि शहरी उपभोक्ताओं की तरह ग्रामीण क्षेत्र में भी बुकिंग की अवधि 25 दिन ही रखी जाए, जिससे कि हम सामान्य तरीके से जीवन यापन कर सकें। अपना नाम बता दीजिए। वंदना उपाध्याय। जी, ये बताएं, जैसे सरकार ने अभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 दिन गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए नया आदेश दिया है, तो कितना प्रभाव आप लोगों के जीवन शैली में पड़ेगा? क्योंकि आप लोग गृहिणी हैं और पूरा घर परिवार संभालना होता है, कितनी दिक्कतों का सामना होगा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि 21 दिन का पहले जो अवधि थी उसमें हम लोगों को लगभग मिल जाता था, पर अब जो 45 दिन का हुआ है उसमें हम लोगों के लिए बहुत दिक्कतें आएंगी आगे चल के, क्योंकि जब सीमित परिवार है तो सोच सकते हैं हम कि वो उतने में हो सकता है 45 दिन तक किसी तरह से। पर अब जब जिसके लंबे परिवार हैं या परिवार में हमारे 6 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो उससे दिक्कत आएगी। और हमारा तो यही अनुरोध रहेगा सरकार से कि वो 21 दिन 25 दिन इतने तक का ही रखें। इससे ज़्यादा रखने में हम सभी लोगों को, मान लीजिए लगभग 70 क्या 80% तक लोगों को इससे जो है बहुत ही ज़्यादा असुविधा होगी। तो क्या अल्टरनेट व्यवस्था जो फिर पुराने दौर में हम लोग लौटेंगे? जी बिल्कुल, लकड़ी का यूज करना पड़ेगा, इंडक्शन महंगा पड़ता है, तो क्या कैसे आप लोग उसको अल्टरनेट व्यवस्था करेंगे? बस अब उसके लिए ईंधन उपयुक्त नहीं है हमारे वहाँ, आपको तो पता ही है, पर उसके लिए भी कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा सरकार को। और मेरा बस यही अनुरोध है कि जैसे हो सके वैसे, मतलब उस अभी जैसे चल रहा है सिलेंडर का वैसे ही चले उसका। अच्छा, सरकार इस तरफ तो कर रही, सिलेंडर की कमी नहीं है, फिर नए नए नियम ला रही है, तो लोग परेशान नहीं हो रहे इससे? जी बिल्कुल, और ये गलत बात है। अपने एक ही बात पे वो रहें और हम लोगों को देखते हुए, और देश में बहुत ही ज़्यादा इससे अराजकता भी फैलेगी, क्योंकि जो भी हम ये ले चलेंगे आगे चल के वो सभी के लिए दुखदाई है। जी धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम इंदु यादव है। जी, ये बताएं, जैसे सरकार ने ग्रामीण अंचल में 45 दिन के लिए गैस सिलेंडर का बुकिंग का आदेश दिया है, कितना असुविधा आप लोगों को होगी इसका? सर, इसके लिए तो बहुत सारी असुविधाएं हैं। हम लोगों के लिए इतनी दिक्कत है कि बच्चों का स्कूल, हम लोगों की जॉब, हर चीज़ की समस्या घर में। बिना ये गैस के तो कोई काम ही नहीं हो सकता है, क्योंकि कब आएंगे कब जाएंगे, तो उसके लिए तो बिना खाए पिए तो कोई काम नहीं कर सकता है।
तो हम लोगों के लिए गैस की बहुत ही दिक्कत है। यही अनुरोध है सरकार से कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द, नहीं तो हम लोग भूखे मर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास लकड़ी की सुविधा नहीं है। तो भी ये बताइए, घर भी ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं चूल्हा जला सकें, तो कैसे हम लोग खाएंगे, कैसे बच्चों को खिलाएंगे। और आगे आने वाला वक्त जो दिख रहा है उसमें बहुत असुविधा है। और शहर में 25 दिन का और यहाँ गांव में 45 दिन का बताइए। सर 45 दिन में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसे में तो सरकार को ये बात देखनी चाहिए कि हाँ, हर लेडीजों के लिए या परिवार चलाने के लिए वो क्या करेंगी, कैसे जो है कि सबका भरण पोषण करेंगे। घर में अनाज रहते हुए, सारी सामग्री रहते हुए, लेकिन खाना ना मिल पाए, इसके लिए तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। क्या अनुरोध है सरकार से? अनुरोध यही है कि जल्द से जल्द इस असुविधा को सुविधा में बदला जाए, ताकि हम लोगों को ये जो त्रुटियां दिख रही हैं वो समस्या हम लोगों के सामने से हट जाए और हम लोग जैसे पहले जी रहे थे वैसे आज भी जीना शुरू कर दें। क्योंकि सबके दिमाग में, सब हर परिवार में ये टेंशन फैला हुआ है, क्योंकि सब लोग गैस पे ही डिपेंड हुए थे। अब जो है कि वो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो हम लोग का क्या होगा। सब हर घर की ये बातें निकल रही हैं, ग्रामीण से लेकर शहर क्षेत्रों में हर जगह यही सुविधाएं हर लोगों से मुंह से दिख रही हैं कि भाई बिना गैस के कैसे काम चलेगा। तो इसके लिए सर अपील की जाए कि जल्द से जल्द ये समस्या का समाधान किया जाए। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मणिशंकर है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के लिए गैस बुकिंग का आदेश जारी किया है, तो कितना आप लोग प्रभावित इससे होंगे? सरकार ने जो 45 दिन का अल्टीमेट दिया है, इससे ग्रामीण सेवा में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जिनके भी लंबे परिवार है उस पर ये ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कोई भी गैस सिलेंडर जो है 20 या 25 दिन में समाप्त हो जाते हैं, और उसके बाद 45 दिन का अल्टीमेट देने के बाद बुकिंग जो नंबर है उससे बहुत ज़्यादा होगा। और जो बोला जा रहा है कि इंडक्शन बिजली का प्रयोग किया जाए, उससे बिजली पर भी बहुत ज़्यादा बिल का प्रभाव हो जाएगा। और जो कहा जा रहा है कि लकड़ी या उसके बुरादों का इस्तेमाल करके, ये तो वही बात हो गई कि पुराने दौर में जाने की बात हो गई है, जो आज से 50-70 साल पहले की बात हो रही है। तो क्या सरकार से चाहते क्या आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, जल्द से जल्द इसका व्यवस्था किया जाए। तो शहरी क्षेत्र की तरह 25 दिन का नियम जो था वही किया जाए। जी जी, ठीक। क्या नाम है भैया आपका? अमित तिवारी। ये बताएं, सरकार ने जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का नियम गैस सिलेंडर बुकिंग का कर दिया है, तो कितनी असुविधा का सामना आप लोग करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल असुविधा का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी भाई उतना ही लोग खाते हैं जितना शहरी क्षेत्र में खाते हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार रहता है, परिवार में ज़्यादा लोग रहते हैं, सिलेंडर की खपत ज़्यादा रहती है गाँव क्षेत्र में। तो ये तो भाई गलत है। अगर ऐसा किया गया है तो बहुत ही गलत किया गया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग आखिर कहाँ जाएंगे? आपने ही पहले सिलेंडर पे शिफ्ट किया सबको, अब सिलेंडर नहीं मिलेगा तो आदमी कहाँ जाएगा, किस पे खाना बनाएगा, कैसे खाना खाएगा? बिल्कुल। तो जैसे सरकार तो एक तरफ कह रही है गैस सिलेंडर की कमी नहीं है, एक तरफ जो है नए नए नियम बना रही है। अब सरकार अपना काम कर रही है। सरकार तो कहती है बहुत सारी चीज़ें, कई चीज़ों में सुनने को आया कि भाई इस चीज़ की कमी नहीं है, उस चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो व्यक्ति झेल रहा है उस चीज़ को वो समझेगा ना कि कितनी सुविधा कितनी असुविधा हमें हो रही है। ये तो हम ही समझ पाएंगे, आप ही समझ पाएंगे। जिसको ज़रूरत है, जो उपभोक्ता है, वह समझेगा ना कि कमी है कि नहीं है। अभी फ़ोन करिए किसी सिलेंडर वाले को, आप पर्ची कटवा के फ़ोन करिए, वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद का टाइम मांग रहा है आपसे। तो असुविधा तो हो रही है, इससे बिल्कुल मना नहीं किया जा सकता। कितना भी पर्याप्त सिलेंडर मौजूद है, लेकिन असुविधा हो रही है, लोग दिक्कत का सामना कर रहे हैं। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 science, commerce, humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now.
है डालिम सनबीम स्कूल। डालिम सनबीम स्कूल एक सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। यहाँ बचपन की शुरुआत पॉजिटिव असेंबली और एंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ होती है। यहाँ बच्चे ट्रेसिंग बोर्ड, फोनिक्स, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग, क्राफ्ट्स एंड योगा को एक्सप्लोर करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट्स के अनुसार साइंस लैब, मैथ और कंप्यूटर लैब की भी सुविधाएं हैं। एक बड़ी लाइब्रेरी भी जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्केटिंग से बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं। इंडोर गेम्स जैसे कि चेस और कैरम के जरिए बच्चे टीम वर्क सीखते हैं। ये वाराणसी के 50 साल से भी ज्यादा पुराने डालिम्स स्कूल की ही एक ब्रांच है। इसकी लोकेशन है तिवारीपुर सिधारी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचें काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।